इस बीच विश्व हिंदू परिषद यानी विश्व हिंदू परिषद ने बकरीद के मौके पर देश भर में होने वाली हिंसा, क्रूरता और अवैध गतिविधियों पर गहरी चिंता जताई है। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने मजहबी आधार पर लाखों पशुओं की निर्मम तरीके से हत्या पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे सही ठहराने वालों से सवाल पूछा है कि कौन सी कुरान में बकरीद पर बकरे की बलि का हवाला दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि इस बर्बर परंपरा को रोका जाए और इको फ्रेंडली सांकेतिक ईद मनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएं। विश्व हिंदू परिषद की इस मांग का ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कुर्बानी मुसलमानों की आस्था का विषय है, जबकि कांग्रेस ने विश्व हिंदू परिषद पर नफरत की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। इस वर्ष ईद पर 2 करोड़ मासूम पशुओं की कुर्बानी दी जाएगी, यह आशंका व्यक्त की जा रही है। संपूर्ण देश में बेचैनी है। पूरे देश को अनुभव है कि बकरीद के अवसर पर कितनी ही सड़कें खून से रंग जाती है। मांस और खून जगह जगह बिखरा पड़ा होता है। कितने ही नाले जाम हो जाते हैं मांस के टुकड़ों के कारण से, और कितनी ही नदियों का रंग बदल जाता है। इतना खून उन नदियों के अंदर बह जाता है। और बकरीद पर कुर्बानी में हिंसा और क्रूरता को रोकने की विश्व हिंदू परिषद की मांग पर मुस्लिम धर्मगुरु और इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने पलटवार किया। उन्होंने इसे मुसलमानों की आस्था का विषय बताया, तो उधर कांग्रेस ने इसे नफरत की राजनीति कहा। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक प्रेस रिलीज देखी, जिसमें उन्होंने हमारी कुर्बानी को क्रूरता और हिंसा जैसे शब्दों से व्याख्यात किया है। मैं उनको बता देना चाहता हूं, यह हमारी आस्था है और कुरान में कई जगह कुर्बानी का जिक्र है। और आप अगर सही से वेद पढ़ लेते तो आपको अंदाजा होता कि बलि आपकी यहां भी महत्व रखती है। ये राजनीति इसी तरह से जानबूझकर की जाती है ताकि विकास से संबंधित सवाल नहीं पूछे जाएं। मेरी सड़क क्यों नहीं बनी ये पूछने की टाइम ही नहीं हो, वो नैरेटिव में आए ही नहीं। नौकरी क्यों नहीं लगी ये बात ही ना हो। ये इस तरह के मुद्दे जानबूझकर उठाए जाते हैं। कोई भी वो उठाए, वो जानबूझकर उठाता है ताकि असली मुद्दों से इस देश का और पश्चिम बंगाल का ध्यान हटाकर इसी तरह की नफरत की राजनीति में लगाया जाए। और उधर हैदराबाद में बकरीद से पहले खुलेआम गाय के बछड़ों की बिक्री का आरोप लगा है। यह आरोप बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने लगाया। उन्होंने हैदराबाद शहर के 9 इलाकों का दौरा किया और आरोप लगाया कि इन इलाकों में खुलेआम बछड़ों को कुर्बानी के लिए बेचा जा रहा है और ये पशु संरक्षण कानून का खुला उल्लंघन है। राजा सिंह ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा बताते हुए पुलिस से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही राजा सिंह ने चेतावनी दी कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वो इस मामले को और आगे ले जाएंगे। अभी जैसे मैंने कहा है कि 7 जून के दिन हजारों की लाखों की संख्या में हैदराबाद पार्लियामेंट क्षेत्र में, जहां का सांसद असदुद्दीन ओवैसी है और उसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधायक है, इसके 7 विधायक है और 40 से अधिक कारपोरेटर हैं। इन्हीं के विधानसभाओं में, इन्हीं के डिवीजन में किस प्रकार से जो खेती में काम आने वाले बहुत ही सुंदर, अच्छे, हेल्दी नंदी भगवान, जिसको हम भगवान कहते हैं और ये लोग बैल कहते हैं। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन पूरे होने पर न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में जल्द महिला समृद्धि योजना शुरू होगी। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने इसके लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। रेखा जी, सबसे पहला सवाल तो यही बनेगा, ये जो 100 दिन का टाइम आपने पूरा किया है, कार्यकाल पूरा हुआ है, संतुष्टि है कि एक अच्छी दिशा निर्देश आगे के लिए मिल गया है? नहीं, मैं अपने अंदर ये विश्वास महसूस करती हूँ कि हमारी नीतियाँ भी सही है और नीयत भी सही है। लक्ष्य दूर जरूर है, परंतु उस दिशा में हम अग्रसर हैं। हमारा 1 कदम, 2 कदम, 10 कदम, जितना हम इस 100 दिन में बढ़ पाए, हम उस और बढ़े हैं। नीतिगत फैसले हमने किए हैं, जनता के हित में काम किए हैं और विकसित दिल्ली का जो मिशन है उसके ऊपर पूरा मिशन मोड में हमने काम किया। ठीक है,
हमें याद है कि जब बीजेपी जीती थी दिल्ली में तो प्रधानमंत्री ने जब बीजेपी हेडक्वार्टर से बोला था तो शुरुआत हुई थी यमुना माँ के उद्घोष के साथ और ये वादा किया था दिल्ली वालों से कि यमुना माँ की सफाई होगी और यहाँ पर दिल्ली वाले जा पाएंगे। 100 दिन के कार्यकाल की बात करें और आगे के जो प्लान्स की अगर बात करें तो यमुना की सफाई पर सरकार का क्या स्टैंड है? यमुना माँ की सफाई एक कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये देश की, दिल्ली के लोगों की आस्था का प्रश्न है। और मुझे अफसोस है कि पिछली सरकारों ने यमुना की सफाई के लिए ABCD स्टेप भी नहीं किए। जो काम होने चाहिए थे वो किए नहीं, उनको सोचा नहीं। हम लोगों ने बैठ करके जब इसका डिटेल प्लानिंग किया, इन कामों पे चर्चा करी और जिस तरीके से काम होने चाहिए थे उसको स्टेप जब हमने लिखे तो ये ध्यान में आया कि जो वर्तमान में जितने STPs हैं उन पे काम नहीं हुआ। आज वो अपनी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे काम नहीं कर रहे। उनको 38 STPs हैं जिसमें से 22 जो हैं वो ऑपरेशनल ही नहीं थे। उनको ऑपरेशनल करना, उनको अपग्रेड करना हमारा पहला काम। उसके बाद जिस तरीके से पूरी की पूरी दिल्ली में 1700 अनऑथराइज कॉलोनियाँ जो कि जिनमें सीवर की व्यवस्था नहीं है, सीवर लाइन नहीं है, सीवेज सीधा जा कर के यमुना जी में गिरता है, तो उनको डिसेंट्रलाइज STP के साथ जोड़ना, उनमें सीवर लाइन बिछाना एक इतना बड़ा काम था जो पिछली सरकारों ने बिल्कुल नहीं किया। हमने आने के बाद 40 डिसेंट्रलाइज STP पास करते हुए 4000 करोड़ की लागत से इस काम को सैंक्शन किया। उसमें 450 अनऑथराइज कॉलोनियों में सीवर लाइन नहीं बिछाने का काम, उनको प्लांट से जोड़ना, उसको ट्रीट करना और उसके बाद वो यमुना जी में जाए, ऐसी व्यवस्था की दृष्टि से हमारा काम शुरू हुआ, उसको मंजूरी मिली। तो ऐसे अनेकों काम जो यमुना जी की सफाई के लिए ज़रूरी थे, मतलब इतने सालों में जो नहीं हो पाया, पहली बार बड़े नालों से लगभग 20 लाख मीट्रिक टन सिल्ट का निकलना। आप लोगों ने तो बहुत बार हमारे साथ दौरों में हिस्सा लिया, कैसे हमने हर 15 दिन में इन बड़ी ड्रेन्स का दौरा किया और देखा कि 15 दिन में कितना सिल्ट गया, उसके बाद कितना गया। तो समयबद्ध तरीके से काम का होना निश्चित करता है कि आप उस लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक है मैम, एक तरफ तो यमुना की सफाई की बात हो रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यमुना पे क्रूज चलाने के भी प्लान हो रहे हैं, तो टूरिज्म भी, आस्था भी, सबका मिक्सचर। देखिए, यही तो दिल्ली का इतिहास गौरव है कि यहाँ संस्कृति, यहाँ का इतिहास इतना गौरवमयी है कि उन सबको हमें इकट्ठा लेकर के चलना होगा। इसलिए यमुना की सफाई हो, उसके बाद में वहाँ गंगा की जैसे क्रूज चले, बच्चे वहाँ पे टहलकदमी करें और वहाँ आसपास जो जितना फ्लड प्लेन है उसको सजाया जाए, संवारा जाए, यही यमुना के लिए हमारा प्लान है। ठीक है मैम, सबसे बड़ा मैं अगर कहूँ कि फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसको शायद दिल्ली चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने में बहुत बड़ा रोल रहा, वो था महिला समृद्धि योजना। और अब विपक्ष उसी पर सवाल उठा रहा है। कमेटी बनी हुई है, आप लोगों ने कमेटी बना दी है, सुना है 1-2 मीटिंग्स भी उस कमेटी की हो गई हैं, क्या उसमें प्रोग्रेस है और कब तक उम्मीद करें महिलाएं? देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को तो इस पर बोलने का अधिकार ही नहीं है। जिन लोगों ने पंजाब में इतने सालों की सरकार के बाद भी वो पैसा नहीं दिया जो उन्होंने कमिट किया था, जिन्होंने दिल्ली लोकसभा चुनाव के समय दिल्ली की बहनों से कहा कि हम 1000 रुपये देंगे, वो आज तक नहीं दिया। वो हमसे उम्मीद करते हैं कि हम 100 दिन में ही सारे काम कर लेंगे, जो वो नहीं कर पाए। हमने ईमानदारी से जो वायदा दिल्ली की जनता से किया, दिल्ली की गरीब बहनों से किया, उसे पूरा करने के लिए 5100 करोड़ का बजट रखा। उसके लिए हमने कमेटी बनाई, उसके लिए टर्म्स कंडीशन तय हो रही हैं, उसके लिए पोर्टल बनाया जा रहा है। तो हर चीज़ में समय लगता है। हम उनके जैसे नहीं है कि योजना शुरू ना करें और शुरू कर ली तो उसको ऐसा कर दें कि टेम्परेरली 1-2 महीना दिया और ख़त्म कर दिया। ये योजना शुरू होगी तो उसके बाद लगातार दिल्ली की गरीब बहनों को उनका हक दिया जाए, महिला समृद्धि के पैसे पहुंचे उन तक, ये हमारा ध्येय है। इसके लिए जो समय लगेगा वो केवल इसलिए है कि एक एक बहन जो इस कैटेगरी में आती है उसको वो मिलना चाहिए और एक बार योजना शुरू होने के बाद कोई उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल, आखिरी सवाल मैं आपसे ये लूँगी क्योंकि बहुत अहम है। आप खुद जन सुनवाई के दौरान आपको कुछ पेरेंट्स मिले थे जिन्होंने बताया कि स्कूल में फीस जो है मनमाने तौर से बढ़ाई जाती है और उसके बाद आप लोग उसको लेकर एक विधेयक भी सामने ले आए। विधेयक अभी मॉनसून सत्र में शायद लेकर आया जाएगा, लेकिन एजुकेशन में और किस तरीके के रिफॉर्म्स देख रही हैं आप, खास तौर पर फीस के मामले पे, क्योंकि अभी भी लगातार कंप्लेंट्स मिल रही है कि अभी भी स्कूल सीख नहीं रहे हैं। देखिए, फीस का मुद्दा जो है वो दिल्ली में कभी फी रेगुलेशन एक्ट बना ही नहीं था। दिल्ली जो गवर्न हो रही थी
वो दिल्ली स्कूल एक्ट से गवर्न हो रही थी, जहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि फीस बढ़ाने के लिए क्या तरीका है, कैसे किया जाएगा। वहाँ केवल था कि स्कूल फीस बढ़ाए और जा करके डायरेक्टर को इन्फॉर्म कर दे। इसलिए सालों से लगातार स्कूल अपनी फीस बढ़ा रहे थे। पहली बार कोई सरकार ऐसी आई जिन्होंने फी रेगुलेशन एक्ट बनाया। दिल्ली का अपना एक्ट होगा, दिल्ली के स्कूल उससे गवर्न होंगे और कोई भी स्कूल मनमानी नहीं कर पाएगा। तो ईमानदारी से दिल्ली के पेरेंट्स को, दिल्ली के परिवारों को रिलीफ देने के लिए हमने ये कार्य किया है जो ऐतिहासिक है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन जय के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। भारतीय सेनाओं ने वापस मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को आखिरकार आना पड़ा, सीज फायर करने के लिए फोन करना पड़ा डीजी मिलिट्री ऑपरेशन को, डीजीएमओ को। सवाल ये खड़ा होता है कि आज दुनिया के सामने पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब कैसे करे। जो स्लेन टेररिस्ट थे, जो आतंकवादी मारे गए भारतीय सेना के हमले में, उनको फेयरवेल देने के लिए कौन आया? पाकिस्तान आर्मी के बड़े बड़े अफसर आए, पुलिस के बड़े बड़े अफसर आए, चुने हुए प्रतिनिधि आए, और तो और पाकिस्तानी झंडे में आतंकवादियों की लाशों को लपेटा गया और फिर दफनाया गया। क्या किसी देश में टेररिस्ट के बॉडीज को नेशनल फ्लैग में लपेटा जाता है क्या? मेरा आपसे सवाल है, लपेटा जाता है क्या? In any country do you see any country wrapping the terrorist bodies in the national flag? Do they? Pakistan did so. पूरी दुनिया ने उनके चेहरे को देखा और यही चेहरा हमें दुनिया को दिखाना है कि उनके डिफेंस मिनिस्टर हो, उनके फॉरेन मिनिस्टर हो, सबने माना कि हम 30 साल से 30 ईयर से डर्टी जॉब करते आ रहे हैं। कई सबूत हैं, लेकिन भारत ने भी तय कर लिया है, अगर आप सीधी लड़ाई हम नहीं चाहते कोई हो, अगर आप टेररिस्ट अटैक्स लगातार करवाते रहोगे तो मुंह तो जवाब मिलता रहेगा। और हमने दुनिया में कह दिया है, टॉक एंड टेरर कांट गो टुगेदर, ट्रेड एंड टेरर कांट गो टुगेदर, ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर।